हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ कंपटीशन की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रैक्टिस सेट की ये बुक, जिसमें आज हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार नहीं दिए गए थे, उनको हमने हटा दिया है। नंबरिंग आपको इधर उधर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं यूथ बुक की प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक कर्तन तल पंचभुज प्रिज्म के आधार पर दो कोने से होकर जाता है और प्रिज्म के अक्ष के समानांतर होता है, तो कर्तन की वास्तविक आकार क्या होगा? दोस्तों, एक कर्तन तल पंचभुज प्रिज्म के आधार पर दो कोने से होकर जाता है और प्रिज्म के अक्ष के समांतर होता है, तो कर्तन की वास्तविक आकार जो होती है वो होती है आयताकार। क्या होती है? आयताकार होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एक कर्तन तल पंचभुज प्रिज्म के आधार पर दो कोने से होकर जाता है और प्रिज्म के अक्ष के समांतर होता है, तो कर्तन की वास्तविक आकार जो होती है आयताकार होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, विवरण देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लीडर लाइन का उपयोग करते हैं। किसका? लीडर लाइन का उपयोग करते हैं विवरण देने के लिए। लीडर रेखा जो होती है दोस्तों, ये सतत पतली रेखाएं होती है। कौन सी? लीडर रेखा, जो आवश्यकता होने पर किसी भाग के साथ कोई नोट अथवा विमा संयोजित करने का कार्य करती है। कौन सी रेखा? लीडर रेखा। लीडर रेखा का प्रयोग सामान्यतः विभिन्न भागों के विवरण देने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। SP46 रेशियो 2003 के अनुसार एक हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत दिया जाता है। दोस्तों, हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत जो है ये है ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत जो है ये वाला है। साइट पर ड्रिल्ड क्ले संकेत जो है ये वाला हम उपयोग करते हैं। साइट पर ड्रिल्ड क्ले संकेत कौन सा है? ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई होती है दोस्तों वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। एम्पेयर किसकी होती है? धारा की होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 किलोग्राम की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? दोस्तों, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। जहाँ पे m हमको कितना दिया गया है? 13 किलोग्राम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13 इंटू वी का मान हमको कितना दिया गया दोस्तों? 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा और सामने में क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 13 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75 की 5 से 7 हासिल, 25 से कम 25, 25 और 7 32, 325/2 हो जाएगा। 2 से इसको 325 को काटेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 इच्छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 162.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162.5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। F बराबर m/d² सूत्र में g को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, F बराबर m/d² सूत्र में g जो है ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं हम किसको? g को। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो F बराबर m/d² सूत्र में g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? ये होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है? इसका मान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दबाव को मापा खालिस्तान से मापा जाता है दोस्तों। दबाव जो है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है।
दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। दोस्तों एक एकीकृत परिपथ जो है ये किस रूप में जाना जाता है? तो चिप के रूप में जाना जाता है। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः चिप के रूप में जाना जाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एकीकृत परिपथ जिसे आईसी, चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाता था। जो इसका प्रयोग किया जाता था, कब किया जाता था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो दोस्तों पेरिफेरल जो है कंप्यूटर का नहीं माना जाता है वो है हार्ड ड्राइव को। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इसे क्या माना जाता है? पेरिफेरल माना जाता है। हार्ड ड्राइव को जो है पेरिफेरल नहीं माना जाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव एचडीडी भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। किसमें? एचडीडी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो दोस्तों मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन। इसको क्या बोलते हैं? हम घनत्व बोलते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो मास प्रति वॉल्यूम जो है प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है। लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मात्रक क्रमशः क्या होते हैं? मीटर, सेकेंड और किलोग्राम का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। तो दोस्तों पानी का हिमांक बिंदु जो होता है ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का हिमांक बिंदु। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवणांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? शुद्ध जल का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो दोस्तों यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। क्या? एक्वेरियम। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधों को रखा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। ये मुख्यतः मछलियों को पालने और देखने और संरक्षण के काम में आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों एशियाई सिंहों के लिए किसको जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। ठीक, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 258.71 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए मशहूर है तथा इनका एकमात्र निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त इस वन्यजीव अभ्यारण्य में बहुतायत मात्रा में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती है। बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसे वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मुख्यतः एक बाघ अभ्यारण्य है। यह 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा कितनी होती है? तो दोस्तों एक यूनिट बराबर हम जानते हैं, एक इकाई बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है 1.6 इंटू 3 सॉरी दोस्तों एक इकाई बराबर क्या होता है दोस्तों? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये होता है। हमको बोला है दोस्तों 200 इकाई हमारी खपत होती है, तो एक इकाई का मान 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है। तो 200 इकाई का मान हमको निकालना है, तो 200 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6,
तो दोस्तों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 18 की 8 हासिल का है 1, 2 तिया 6 और 1 7, सॉरी 2 छक 12 दोस्तों, 2 छक 12, मैंने 18 बोल दिया, गलत कर दिया इसको। तो इसको फिर से देख लीजिए, 1.6 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है दोस्तों एक इकाई का मान। तो हमको 200 इकाई का पूछा है तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 छक 12 की 2 हासिल का है 1, 2 तिया 6 और 1 7, 7.2 इंटू 10 की पावर कितना, 6 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा दोस्तों जीरो भी तो है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, यही देख लीजिए दोस्तों। 1 यूनिट इकाई बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हमको 200 यूनिट पूछा है दोस्तों, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल करेंगे दोस्तों। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 7.2, और लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो हम 8 कर देंगे इसमें 6 में, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 7.2 इंटू 10 की पावर 8 जूल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। हिंदी में इसे लघु परिपथ वियोजक कहते हैं। यह एक सिंगल पोल स्विच की आकृति वाला लघु सर्किट ब्रेकर है। इसकी विशेषता यह है किसी तरह के ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कर देता है। क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। ज्ञात है कि एमसीबी से पहले सर्किट को ओवरलोड या सर्किट से बचाने के लिए सर्किट में फ्यूज़ का उपयोग किया जाता था। पहले किसका उपयोग करते थे, फ्यूज़ का। जब एमसीबी आ गया तो एमसीबी का यूज़ लोग करने लगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके मापन के दौरान कोरोट कॉफ ध्वनियाँ सुनी जाती है दोस्तों, रक्तचाप के दौरान जो है कोरोट कॉफ ध्वनियाँ सुनी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका खालिस्तान कहा जाता है दोस्तों। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका हम लोग आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तरंग संचरण की स्थिति में एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं दोस्तों, 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में 65,536 रंग उपलब्ध होते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कलर बीट डेप्थ पिक्सल के रंग का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बीट्स की संख्या को संदर्भित करती है। जो कलर बीट होती है ये डेप्थ पिक्सल के रंग का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बीट्स की संख्या को संदर्भित करती है। बीट डेप्थ उन रंगों की संख्या निर्धारित करती है जिन्हें एक बार में प्रदर्शित किया जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर में 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ के साथ 65,536 रंग, बीट डेप्थ 24 के लिए 1,67,77,216 रंग उपलब्ध होते हैं। जबकि बीट डेप्थ 248 के लिए क्रमशः 416 तथा 256 रंग उपलब्ध होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा को प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। यह एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी है, हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक, उत्तराखंड में सभी में आपको बाघों की संख्या कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता जो है ये कितनी है? 3.3
पेटाफ्लॉप्स कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ANSM के अंतर्गत परम प्रवेग नामक सुपर कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर की क्षमता जो है 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, वायरिंग के विद्युत संस्थापन में प्रयुक्त 16 एम्पियर सॉकेट का प्रयोग टेबल लैंप, प्रेस आयरन, टीवी आदि के लिए विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सॉकेट सामान्यतः स्विच द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। D0 माप वाली ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? दोस्तों D0 माप वाली ड्राइंग बोर्ड की माप होती है 1500 × 1000 × 25 mm। 1000 × 700 कितनी किसकी होगी? D1 की हो जाएगी। 500 × 350 × 15 किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी किसकी? ये हो जाएगी D4 की। या D4 की नहीं होगी दोस्तों, इसमें गलत दिया है शायद, देख लीजिएगा आप ना। तो D0 नाप वाले ड्राइंग बोर्ड की साइज जो है 1500 × 1000 25 mm। वर्तमान में लेमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। यदि ड्राइंग बोर्ड के मध्य से कोई प्रकाश आर पार नहीं होता है तो इस स्थिति में बोर्ड की सतह को समतल माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 700 mm ब्लेड की लंबाई किस टी स्क्वायर द्वारा विनिर्देशित की जाती है? दोस्तों 700 mm ब्लेड की लंबाई जो है ये किसके द्वारा विनिर्देशित की जाती है? T2 के द्वारा। T0 की कितनी होती है दोस्तों? 1500 होती है। T1 की बात करें दोस्तों कितनी होती है? ये होती है 1000। T2 की कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 700। और T3 की बात करें दोस्तों तो ये होती है कितनी? 500। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सही कथन क्या नहीं है इसमें? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, यही कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, सही कथन है। पदार्थ कणों से बना होता है, सही कथन है। और पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह डैश। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह जो होता है प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बात करें पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एकदेशी होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति प्लेन के समानांतर नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो उससे हम बोलते हैं दोस्तों गैर सममिति लाइन। क्या बोलते हैं? गैर सममिति लाइन बोलते हैं। सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति तल के समानांतर नहीं होती उन्हें गैर सममिति लाइन कहते हैं, तथा जो लाइन सममिति तल के समानांतर होती है उन्हें सममिति लाइन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? तो दोस्तों जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये है, पेरिस समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर में किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? दोस्तों टी स्क्वायर में क्षैतिज और समानांतर रेखाएं खींची जाती है। किसके द्वारा? टी स्क्वायर के द्वारा। टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज समानांतर रेखाएं खींची जाती है। इसके मुख्य भाग शीर्ष और पटल आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। यह कठोर लकड़ी की बनी होती है, इसका आकार टी जैसा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसे बोला है दोस्तों द्रव्य। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य या मैटर नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज, ये क्या है? द्रव्य है, मतलब पदार्थ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोनों तलों एक्स वाई रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ प्राप्त होगा? तो दोस्तों दोनों तलों एक्स वाई रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य हमें एक्स वाई रेखा पर ही प्राप्त होगा। कहाँ पे प्राप्त होगा? एक्स वाई रेखा पर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय में कौन सी आकृति एक समान होती है? दोस्तों वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय में कौन सी आकृति एक समान होती है? तो ये होती है दोस्तों शंकु। क्या होती है? शंकु समान होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, यदि हम शंकु का क्षैतिज छिन्नक करते हैं तो हमें वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय प्राप्त होता है। एक शंकु से वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय प्राप्त की जा सकती है। एक गोले से क्या है? एक वृत्ताकार सतह प्राप्त की जा सकती है और प्रिज्म से एक वर्ग या आयत ही प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।